हॉलिस्टिक हयात इज़ ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज बात होगी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। ये बीएड करिकुलम में बेसिकली फोकस किया गया है और यूजीसी नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जेआरएफ के लिए, पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मेरा नाम है मोहम्मद शादैन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इंटीग्रेटेड बीए बीएड 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। लर्निंग फेज़ में हूँ, सीखने सिखाने की उम्र में हूँ। जो चीज़ अपने टीचर, अपने उस्ताद से सीखा मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस तरह तो पढ़ा नहीं सकता, बस कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जानेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के बारे में कि क्या है आईसीटी। सबसे पहले ये ह्यूज है, बहुत बड़ा टर्म है। इसका कोई यूनिवर्सल डिफिनेशंस नहीं अभी तक आया है, या यूनिवर्सल डिफिनेशंस नहीं बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल डिफिनेशंस है, क्योंकि ये ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी है, कम्युनिकेशंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है। तो एक साथ समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा ह्यूज टर्म है और ब्रॉडर टर्म है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? आईसीटी का मतलब हुआ कि सारा नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्किंग कंपोनेंट, एप्लीकेशन, सिस्टम, इंटरनेट, डिजिटल वर्ल्ड, सब जाके समा रहा है, सब जाके मिल रहा है। तो क्या बना रहा है? आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सब का टर्म आ रहा है, जिसमें क्या का नेटवर्किंग कंपोनेंट भी आ रहा है, आपका डिवाइस भी आ रहा है, आपका एप्लीकेशंस भी आ रहा है, आपका डिजिटल वर्ल्ड भी आ रहा है। तो सबका इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसको डिजिटल वर्ल्ड में। इसको हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे। ठीक है, देखो एजुकेशन पेपर में इसका इस्तेमाल क्यों लिया गया? क्योंकि हम लोग कंप्यूटर से डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, हम लोग उसका चीज़ लेकर के इस्तेमाल करेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें, आप स्मार्ट क्लास लगा हुआ है आपके क्लास में, तो स्मार्ट क्लास भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप जैसे कि आज गूगल मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरह से गूगल मीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, या ILMS बना हुआ है। तो ये सब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव करने के लिए, कि कंप्यूटर का चीज़ कुछ ले करके हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सके, तो आईसीटी का इंपॉर्टेंट इसलिए किया गया। तो आईसीटीज़ क्या हो सकती है कि सारा इंफॉर्मेशंस, रेडियो हो जाए या टेलीविज़न्स हो जाए, फैसिलिटीज़ हो जाए, सबको समा करके एक साथ ले जाना, सारा चीज़ कर देना, उसी को नाम दिया गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बोले तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन 2012 में डिफाइन करता है कि सारा डिवाइस, टूल, कंटेंट, रिसोर्सेज, फॉर्म, सर्विस, डिजिटल, सारा को कन्वर्ट कर देना डिजिटल फॉर्म में, ताकि वो इस्तेमाल हो सके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। रेडियो में आज देखते हैं आप, रेडियो पे आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। आप देखिए इग्नू का मटेरियल्स, बहुत सारे चीज़ आप यूट्यूब पे देखिए, कंटेंट अवेलेबल है, स्वैम। तो दिस अदर थिंग, मतलब ये सब थिंग्स जो हैं आज देख रहे हैं क्यों सारा चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं एजुकेशन पर्पस के लिए। आज डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? क्योंकि सारा चीज़ को इस्तेमाल हम एजुकेशन के लिए करेंगे, ताकि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हो सके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा बन सके, हम कंप्यूटर की मदद से लेकर के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा कर सके। यही इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात हुआ गया, कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसी बात पे किया गया कि ये कंप्रेसिव है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, एक कंप्रेसिव चीज़ है। इसमें डाटा इंटरेक्शंस भी है, इंटरनेट एक्सेस भी है, सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है। तो सारा चीज़ मिला करके एक आसान बना सके आदमी के लिए, कम्युनिकेशन हो सके, आदमी के लिए एक आसान माध्यम बन सके, समय के हिसाब से बदलाव हो सके। ठीक है, ये था तुम आपका आईसीटी के टर्मिनोलॉजी। ये आईसीटी के बारे में क्या है? आईसीटी बेसिकली कुछ नहीं था, बस आईसीटी क्या था कि एक ब्रॉडर टर्म है, इसका यूनिवर्सल डिफिनेशंस नहीं है। सिंपली यह बात रखिएगा कि सारा कंपोनेंट, डिवाइस, नेटवर्किंग कंपोनेंट, एप्लीकेशन, सिस्टम को इंटरैक्ट करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। इसी को हम लोग कभी कभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब आता है कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। कन्वर्जेंस मीन्स क्या होता है? समाना, सीमित कर देना। आप कन्वर्जेंस लेस पढ़े होंगे, तो कन्वर्जेंस मीन्स क्या हुआ कि दो कंपोनेंट को एक तरह बना देना, ताकि वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो आज का ज़माना भी देख रहे हैं कि दो से अलग कंपोनेंट को एक तरह से समा देना, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजी। मीन्स लिंकिंग कर देना, कि कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशंस को, उसके कंटेंट मैटर कहीं और पड़ा हुआ है बुक में, उसको आप डिजिटल वर्ल्ड में ला दिए, पीडीएफ फॉर्म में कर दिए। तो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस तो किए ना, कैम स्कैनर लिए या कोई अदर एप्लीकेशंस लिए स्कैन करने के लिए, गूगल ड्राइव स्कैन लिए, तो उसको आप डिजिटल वर्ल्ड में ला दिए, ताकि वो यूज़फुल हो सके, आसान तक हो सके, सब तक पहुँच सके। तो कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल, वीडियो कैमरा और टेलीफोन बन गया, कंप्यूटर और टैबलेट बन गया। देखिए पहले वीडियो कैमरा अलग था, फिर आप टेलीफोन था, तो दोनों को मिला दिया गया। पहले का ज़माना देखिए टेलीफोन से बात किया करता था, धीरे सिस्टम बदला, कन्वर्ज की। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब टेलीफोन के साथ साथ हम कैमरा भी लगाएंगे, तो आपके फ़ोन में आज कैमरा है,
आज इस पे भी रिवॉल्व हो रहा है, कितना मेगापिक्सल डिज़ाइन हो रहा है, चेंज हो रहा है, समय के हिसाब से चेंज होते रह रहा है। फिर टेली कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, अब वेब कॉन्फ्रेंस होता है, आज का वेबिनार हो रहा है जूम पे, कितना बड़ा वेबिनार हो रहा है। तो पहले अलग टेली कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, तो ये सब कन्वर्जेंस है। हैंग आउट, व्हाट्सअप, ये सब जो देख रहे हैं आप पहले एक दोस्त से बात किया करते थे, पहले तो मुश्किल से किसी एक दोस्त से बात किया करते थे, हम लोग के टाइम में तो ब्लूटूथ हुआ करता था। तो अब तो चेंज हो गया है, अब ज़माना बदल रहा है, हम लोग 4 दोस्त से ऑटोमेटिकली वीडियो कॉलिंग बात कर लेते हैं। फिर बुक और ई बुक और ई पब, अब फ्लिप बुक बन गया। देखो अब बुक, पहले बुक था, अब उसको पीडीएफ बना करके अपलोड कीजिए। आज बहुत सारे बुक से ऐप्स हैं, आप बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जा रहे हैं आसानी से, आप डुअल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। तो ये सब चेंज हो रहा है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बन गया। फिर आईटी प्लस बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक बन गया। फिर आईसीटी प्लस नैनो टेक्नोलॉजी, मटेरियल कन्वर्जेंस बन गया। फिर मटेरियल कन्वर्जेंस प्लस बायोटेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस बायोटेक्नोलॉजी बन गया। तो ऐसे करके चेंज हो रहा है, समय के हिसाब से चेंज हो रहा है। जिस तरह का समय का नीड है उसी तरह से हमें डिमांड किया जा रहा है, जिस तरह से नीड है उसी तरह से डिमांड किया जा रहा है। तो ह्यूमन इंसान जो है ना बदल रहा है, तो कन्वर्जेंस हो रहा है उसके ज़िंदगी में। कैरेक्टरिस्टिक क्यों है? अगर देखिए, जो काम एक डिवाइस करता था, अब वो जो काम 2-3 डिवाइस करता था वो एक ही डिवाइस कर रहा है। पहले टेलीफोन अलग था, अब मान लीजिए आप टेलीफोन अलग से लेंगे, कैमरा अलग से लेंगे, या चीज़ अलग से लेंगे। लोग पहले कैमरा खरीदते थे शौक से, पर अब कैमरा नहीं खरीदते क्योंकि अब फ़ोन में ही कैमरा है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो अच्छा ही इस्तेमाल हुआ ना, तो हमारे लिए आसान हो गया, हमारा पैसा भी बच गए, हम लेस डिवाइस भी रखते हैं और पैसे भी है, टाइम भी बच गया। अब आप थोड़ी ना वीडियो कॉलिंग, आप जिसको शौक होता है फोटोग्राफी का तो वो कैमरा लेता है, डीएसएलआर लेता है, लेकिन अब फोटोग्राफी के लिए कोई पर्सनली कैमरा नहीं लेता कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव में। वो मोबाइल ही में तो कैमरा है, वो शादी में कैमरा का इस्तेमाल नहीं करता, मोबाइल ही का इस्तेमाल करता। तो हमारे लिए आसान हो गए ना। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सिंपली है यार। पहला ये कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशंस है, आसानी है, पैसा कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, आसान में सस्ते में अच्छा चीज़ कर देना। फिर ईजियर और कन्वीनियंट है, आसानी है यार। कैमरा में आप कैमरा बड़ा लेके ढोते ढोते नहीं जाइएगा ना, आप फोटो निकालिए, कहीं फ़ोटो खींच लीजिएगा। दूसरा बात ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव है, ऑप्टिमम यूज़ करना, कम से कम का इस्तेमाल करना। अब कैमरा के लिए बड़ा, अब एक कैमरा डिज़ाइन करने के लिए आपको बड़ा चीज़ सामान चाहिए, पर एक छोटा सा कैमरा बनाने के लिए कम सामान चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं। फिर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया ऑब्वियसली देयर इज मल्टीमीडिया फीचर्स, यू गेट 6 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, बहुत सारा मेगा फीचर्स दिखते हैं। आप कैमरा सिस्टम ही खोल लीजिए अपने मोबाइल को, तो देखिए कितने फंक्शंस हैं। आप कभी ब्लैक एंड वाइट फोटो लिख सकते हैं, ब्लू फोटो कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारा फीचर्स और सामान के हिसाब से बदल रहा है। दूसरा बात कि हाई अवेलेबिलिटी एंड हाई स्पीड ऑफ नेटवर्क टू सपोर्ट ऑनलाइन। आज नेटवर्किंग बहुत है, जियो आने से कितना फास्टिंग हो गया है नेटवर्क। आप यूनिवर्सिटीज़ के वाईफाई चलाइए तो फास्टिंग है, क्योंकि आज इंटरनेट बहुत ईजिली अवेलेबल है। दूसरा बात कि इंटरेक्शन, टेलीमीडिस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑब्वियसली मैं पहले जिक्र किया कि जूम पे आज बात हो रही है, आज गूगल मीट हो रही है, आज वेबिनार हो रही है। कोविड के टाइम पीरियड ने तो और टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशनरी लाया। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरह से वो बदलाव हो रहा है, किस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से हमें आईसीटी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात कि इन सस्ता है, सस्ता इसमें है कि आप कैमरा 20,000 में लीजिएगा और आपके मोबाइल में 20,000 में अच्छे से अच्छा कैमरा भी आ जाएगा, मोबाइल भी आ जाएगा, सिस्टम भी आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगा। तो क्या एफर्ट कीजिएगा आप? मोबाइल लेना एफर्ट कीजिएगा। देखिए टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बचपन से आप तक देखे आ रहे हैं वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर ही तो कन्वर्जेंस है, बहुत सारा मटेरियल मिला हुआ है। कंप्यूटर में क्या होता है? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। तो ऐसे से बदलाव होते ही रहता है। तो कंप्यूटर भी एक तरह का फंक्शन, उसके तरह वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप इसमें इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, तरह तरह का डिवाइस चलती आती है। कंपोनेंट्स, ये तो आम भाषा है, ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसमें सीपीयू होता है, केबल होता है, एरर होता है। तो ये सब जो चेंज बचपन से जो चलते आ रहे हैं, इसको हमेशा इंटरैक्टिव इनपुट डिवाइस भी कहते हैं कि इंटरैक्ट करते रहता है। अगर इसके बिना कंप्यूटर अधूरा है और ख़त्म हो जाता है। अगर सीपीयू नहीं रहेगा, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा कंप्यूटर। उसका जान है, उसका हार्ट है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड में 104 की होता है, न्यूमेरिक की, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, पंचुएशंस की, नेगेवेशंस की, स्पेशल्स की, ये सब की होता है। ये सब आम चीज़ है, ये सब कॉमन है आप लोगों के लिए। लोकेटर्स में आपका क्या हो गया? माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच पैड हो गया, डिजिटल टैबलेट्स हो गया। इंटरफेरेंस और पिकिंग डिवाइस, इंटरफेरेंस में क्या होता है? लाइट पेन जो आज इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्क्रीन करने के लिए, आज पढ़ाने के लिए। आज देखिए यूट्यूब पे कंटेंट आप लोग लाल से स्क्रीन करेगा तो आज इस्तेमाल करते हैं। डाटा रिसोर्सेज, डाटा डिजिटल कैमरास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्कैनिंग डिवाइस में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मार्क्स में आता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर,
OMR, इसको इंपॉर्टेंस इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, करेक्टर रीडर्स में क्या, जो आप जाते हैं मॉल में तो ऐसे करके स्कैन करता है ना, वही है ऑप्टिकल करेक्टर। मैग्नेट इंक रीडर रिकॉग्नाइजेशन, MICR, इसको याद कर लीजिएगा। बार कोड रीडर, फिर वॉइस इनपुट, रिमोट कंट्रोल, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, साउंड सेंसर, माइक्रोफोन्स, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब कॉमन चीज़ हैं, आपके लिए आसान है। आज के दिन में बच्चे लोग हाईली टेक्नोलॉजी एडिक्टिव हो गए हैं, तो वो अवेयर होते हैं इस सब चीज़ के बारे में। हार्डवेयर ट्रबल शूटर, कभी कभी होता है क्या है ना कि हार्डवेयर में प्रॉब्लम्स आ जाती है। कभी कभी मोबाइल आपका हैंग करने लगता है, कभी कभी कंप्यूटर हैंग करने लगता है, तो कभी कभी ट्रबल शूट करते हैं। ट्रबल शूट का ऑप्शन विंडो 10 में जाके देखिएगा सेटिंग में, तो ट्रबल शूट रहता है, तो उसको चेंज करना, उसको समझाना, उसको सही करना ताकि वो फिर से वर्क कर सके। ऐसे इसका कभी फिजिकल प्रॉब्लम होने लगता है या लॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि कभी कभी कंप्यूटर हीट कर जाता है, तो उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए, उसको कभी प्रॉब्लम्स को अपने से सॉल्व हो सके तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो टेक्नीशियन और टेक्नीशियन सपोर्ट की तरफ जाइए। कहीं रिव्यू करना, उसको साफ़ करना, उसको आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हार्डवेयर पर्सपेक्टिव में। ठीक है, सम रिसोर्सेज कैसे होता है, जैसे कि रिमूव करिए कार्ड, जो भी कार्ड है, जैसे कि आपका रैम रोम हार्डवेयर वीडियोग्राफी, उसको रिमूव कर दें, क्योंकि वो ज़्यादा हीट हो जाता है तो कभी कभी काम नहीं करने लगता है। जो गंदगी है, अपने गंदगी रैम के गंदगी को हटाइए, वीडियो प्लॉट्स के हटाइए, पंखा को साफ़ कीजिए, जो डस्ट देखते हैं पंखा रहता है उसको साफ़ कीजिए, फिर लाइटिंग टेबल कैंपोन्स कीजिए, मदरबोर्ड को देखिए, सब इंस्टॉल ऐप्स को अनइंस्टॉल कीजिए, रीइंस्टॉल कीजिए, अपडेट कीजिए, और हमेशा सिस्टम को अपडेट रखा कीजिए, चाहे आपके मोबाइल एप्लीकेशन हो या जो भी हो, उसके सिस्टम को अपडेट रखा कीजिए, क्योंकि हमेशा फीचर्स आते रहते हैं। तो हमेशा जब भी सिस्टम अपडेट आए तो आप सिस्टम को अपडेट कर लिया कीजिए, ताकि आपका मोबाइल एफिशिएंट चले, हार्डवेयर में प्रॉब्लम्स ना आए। अब सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर का इंटरेक्शन। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे इंटरेक्ट करेगा के अलावा कैसे इंटरेक्ट करेगा, सबसे इमेजिन कीजिए। देखिए, यूज़र है, यूज़र के बाद एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हार्डवेयर आएगा। यूज़र कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा हार्डवेयर से। यूज़र अपना मैसेज एप्लीकेशंस को देगा, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को देगा। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि यूज़र कभी भी इंटरेक्ट हार्डवेयर से नहीं करेगा, हार्डवेयर से इंटरेक्ट एप्लीकेशंस करेगा, यूज़र इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर से। ठीक है, तो कैसे हार्डवेयर का काम करवाना है, हार्डवेयर का कैसे इस्तेमाल करवाना है, इसका काम कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो सकता है? विंडो OS, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 10, विंडो 7। फिर एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनस, LINUS OS, लिनस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आज आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ये मेमोरी को मैनेज करता है, रैम रोम, जो आप देखते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, किस तरह से डाटा स्टोर रहेगा। प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर को मैनेज करता है, ऑब्वियसली किस तरह का प्रोसेसर है। आप विंडो प्रोसेसर में एक कॉमन होता है, कैसा प्रोसेसर है आपका जी। हमेशा जब भी कंप्यूटर लीजिएगा तो कौन प्रोसेसर ले रहे हैं, तो उसको कौन मैनेज करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ क्या, कि आपका जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, कितना डिवाइस लग रहा है। मोबाइल है तो मोबाइल में आपका क्या क्या लगेगा? ईयरफोन लगेगा, चार्जर लगेगा, तो ये सब डिवाइस मैनेजमेंट है। फाइल मैनेजमेंट, ऑब्वियसली फाइल को मैनेज करना, हार्ड डिस्क को मैनेज करना, ये सब तो काम तो इसका है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑब्वियसली आप पासवर्ड लगाते हैं मोबाइल में, एंड्रॉयड में ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मैनेजमेंट तो है ना जी। सिक्योरिटी करना ज़रूरी है आपको, तो ये भी ज़रूरी है। कंट्रोल ओवर द अदर सिस्टम, कभी देखिए ऐप ओवरले का ऑप्शन आता है कभी मोबाइल में, ओवरले का भी सर्च कीजिएगा सेटिंग में, तो कैसे होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जॉब अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग किसका जॉब है कि कैसे चेक करना है, क्या है, कौन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो काम तो कर रहा है ना वो, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक देख सकते हैं आप। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, फिर एरर को डिटेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। मैंने पहले ही बोला कि डायरेक्ट वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, यूज़र एप्लीकेशन के पास जाएगा, एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हार्डवेयर के पास जाएगा। ठीक है, फंक्शंस, बूस्टिंग कंप्यूटर करना, वही अवेयर है, हार्डवेयर को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना, वही सिमली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। फाउंडेशंस को करना, यूज़र और हार्डवेयर को करना, सब याद कर लीजिए या किसी को नोट्स करके लीजिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर्स को क्लासीफाई करते हैं। पहला एनालॉगी कंप्यूटर, एनालॉगी कंप्यूटर जैसे कि आपका वेव फॉर्म में, सिग्नल फॉर्म में, एप्टीट्यूड फॉर्म में। कभी भी देखते हैं ना कि आप जब से आप बचपन में प्रैक्टिकल करते होंगे फिजिक्स लेबोरेटरी में, तो आप वहाँ देखिएगा स्पीडोमीटर है, बहुत सारा टेम्परेचर नापने वाला थर्मोमीटर है, तो ये एनालॉगी है।
डिजिटल मीन्स जीरो और वन कॉन्सेप्ट। जहाँ पे डिजिटल आया तो बैनरी आता है, बैनरी माने जीरो और वन, जीरो मीन्स फॉल्स, और वंस मीन्स ट्रू। तो ये बैनरीज कॉन्सेप्ट होता है। तो बैनरी वॉच आपके पास देखते हैं, डिजिटल वॉच आपके पास है, तो कहीं हम बैनरी वैल्यू जहाँ आए तो डिजिटल। हाइब्रिड वर्ड्स बने क्या हुआ, मिलना, जो दो चीज़ का मिलना, एनालॉगी कंप्यूटर का मिलना, डिजिटल कंप्यूटर का मिलना। तो दोनों कंप्यूटर का जो मिलता है तमाता है तो वो क्या हो जाता है, जैसे कि आप ट्रैफिक लाइट्स में देख सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर भी आपके पास, एनालॉगी कंप्यूटर भी है, उसमें टेम्परेचर भी कभी कभी नापा रहता है और कभी कभी डिजिटली भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, या हार्ट बीट ब्यूब्स, ठीक है, ये सब बहुत से डिफेंस में रेडार का कॉन्सेप्ट आता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर है। साइज के हिसाब से सबसे पहले सुपर कंप्यूटर आया। सुपर कंप्यूटर क्या हुआ, एक इंफ्रा कंप्यूटर था, लार्ज कंप्यूटर था, इन्फेंसिक था। पुराने ज़माने के कंप्यूटर सबको देख लीजिए, जैसे चार्ल्स बेबे के टाइम्स में, तो चार्ल्स बेबे वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें बात किया गया कि बहुत ह्यूज कंप्यूटर, तो ये सब ह्यूज कंप्यूटर था, ठीक है। ये सब जैसे मान लीजिए कि बड़ा बड़ा कंप्यूटर, जैसे कि मान लीजिए कभी भी आप जैसे कि आप फिजिकल लैब में देखिएगा, न्यूक्लियस या एटमिक न्यूक्लियर सेंटर्स में, प्लाज्मास में, रॉकेट सेंटर्स में, वहाँ 4,000 से ज़्यादा, 400 से 4,000 से ज़्यादा मिलियन ज़्यादा प्रोसेसर है। जैसे कि आज टाटा का देख लीजिए एग्जांपल, पुणे में इस्टेब्लिश है, PRMAR। तो ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। मतलब बड़ा बड़ा काम होना, रिसर्च बेसिस पे काम होना, वेदर फोरकास्टिंग करना या डाटा प्रोसेसर को रिजॉल्व करना, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। तो एक सुपर कंप्यूटर है। सुपरमैन के कॉन्सेप्ट ले लिए, सुपरमैन कैसे आता है बचा लेता है, इसी तरह सुपर कंप्यूटर को भी रिलेट कर सकते हैं आप। फिर इन मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मल्टीपल यूज़र कंप्यूटर, जो स्ट्रॉन्गर है, फास्टर है बिजनेस के लिए, डाटा के लिए। मान लीजिए आप बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं तो डाटा मैनेजमेंट, बैंक का सिस्टम का कंप्यूटर ले लीजिए। कैसे सिस्टम, SBI का ब्रांच दिल्ली में है, वहाँ एक्टिव करेगा तो यहाँ एक्टिवेशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कितना डाटा है। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर की मेन से एक्टिवेट होगा तब यहाँ एक्टिवेट होगा। बैंकिंग सिस्टम, एयरलाइन सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, IRCTC सिस्टम। मिनी कंप्यूटर ऑब्वियसली जो हम लोग हाथ में चलाते हैं, जो मिनी कंप्यूटर जो चल रहा है उसको मिनी कंप्यूटर ही जो बोलेंगे। सिंपल से सपोर्ट हमारे हैंडल यूजर्स में, जो हम लोग के हाथ में है, आपके हाथ में है, आसान से भाषा में मिनी कंप्यूटर। मिनी वर्ड इज सेल्फ से दैट इट इज़ अ कंप्यूटर विच इज यूज फॉर द ह्यूमन बीइंग, फॉर अस। मैक्रो कंप्यूटर, ऑब्वियसली मैक्रो थिंग्स दैट इज सिंगल लार्ज प्रोसेसर में बहुत सारे चीज़ आना, ये भी मेरे तरह आम भाषा में, सॉरी, मैक्रो कंप्यूटर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लोगों के लिए जैसे कि टैबलेट्स, एंड्रॉइड्स, फोन्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर लैब, डिजिटल कंप्यूटर, पर्सनल टैबलेट्स, जो हम लोगों के लिए इस्तेमाल होने के लिए, जो आम इंसान के लिए। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इंपॉर्टेंट, इसका याद कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चंस में रह सकता है, ठीक है। अब डिफरेंस ये 1970 में आया, 1960 में आया, 1975 में आया। इसमें एक प्रोसेसर होता है मैक्रो कंप्यूटर में, इसमें 2 से ज़्यादा अधिक प्रोसेसर होता है, इसमें अधिक प्रोसेसर होता है। GB में बात करता है, ये TB में बात करता है, BB में बात करता है, ये MB में बात करता है, ये GB में बात करता है, ये GB में बात करता है। तो एक यूज़र एक टाइम 2 से 1000 से यूज़र कनेक्ट हो सकता है। SBI वाले में मैंने बात किया। फिर एक सर्वर में बहुत सा कनेक्ट हो सकता है। ये मैक्रो कंप्यूटर घर के लिए इस्तेमाल में होता है, इंस्टीट्यूट के इस्तेमाल के लिए होता है। मिनी कंप्यूटर बिजनेस पर्सपेक्टिव, डिपार्टमेंट पर्पस में। मेन फ्रेम कंप्यूटर का लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे कि एप्पल का मैकबुक ले लीजिए, इसमें VX 8080 ले लीजिए, IBM 370 ले लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं सर हमेशा, की डिफरेंस बिटवीन मिनी कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। Thank you, do like, share and subscribe, and thanks to everybody for supporting me. Thank you.